कहानी पुराने जापान से शुरू होती है। हम एक्को नाम की एक जगह देखते हैं जहां सामंतों का अभी भी राज है। समुराई के एक ग्रुप ने एक अजीब लड़के को पकड़ लिया है। लड़के का नाम काय है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है। सबको शक है कि वह म्यूजिक कोई भूत हो सकता है। वे उसे अपने राज्य में नहीं रखना चाहते क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा पीली है, जिससे वे डर जाते हैं। हालांकि उस जमीन के शासक लॉर्ड असानो तय करते हैं कि लड़का वही रहेगा। असानो की बेटी मीका भी उससे प्यार करने लगती है और वे जल्द ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। काय उसी राज्य में अकेलापन महसूस करते हुए बड़ा होता है। हर कोई उसके साथ बाहरी जैसा बर्ताव करता है, फिर भी वो असानो परिवार की मेहरबानी और मीका की दोस्ती के लिए शुक्रगुजार रहता है। एक दिन शिकारियों का एक ग्रुप एक खतरनाक जीव को पकड़ने निकलता है। सभी गांव वाले उससे डर जाते हैं। वह जीव बहुत बड़ा है और उसकी 6 आंखें हैं। वह इतना ताकतवर है कि घोड़ों को भी हवा में उछाल सकता है। शिकार के दौरान यासानो नाम का एक समुराई अपनी तलवार गिरा देता है और जानवर के सामने फंस जाता है। काय अपनी जान जोखिम में डालकर उस जानवर को मार डालता है। वह न सिर्फ यासानो को बचाता है बल्कि उसकी तलवार भी लौटा देता है। शुक्रगुजार होने के बजाय यासानो नफरत से रिएक्ट करता है। वह कहता है कि काय जैसे किसी के बचाने से अच्छा होता कि वह मर जाता। जल्द ही दूसरे समुराई आते हैं और मान लेते हैं कि यासानो ने जानवर को मार दिया है। यासानो म्यूजिक चुप रहता है और सारा क्रेडिट ले लेता है। जाने से पहले काय देखता है कि एक रहस्यमयी सफेद लोमड़ी उससे घूर रही है। लोमड़ी की 2 अलग अलग रंग की आंखें हैं। इस बीच नागाटो नाम के एक दूसरे राज्य में वही लोमड़ी लॉर्ड किरा के सामने आती है। अचानक वह एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है। वह असल में किरा की जासूस है। वह किरा को बताती है कि लॉर्ड असानो को मारने का उनका प्लान फेल हो गया है। जब शिकारी वापस आते हैं तो मीका अपने पिता का गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह पूछती है कि क्या कोई घायल हुआ था। यासानो मजाक में कहती है कि उसे किसी खास की चिंता है। फिर यह साफ हो जाता है कि 6 आंखों वाले जानवर को खत्म करने की जरूरत क्यों थी। शोगुन इन द आइज नाम का एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। इस जरूरी इवेंट के लिए सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। यासानो मीका की कोशिशों की तारीफ करता है। वह उससे कहता है कि अगर उसकी मां जिंदा होती तो उसे बहुत गर्व होता। उस रात मीका काय से मिलने जाती है। वह बुरी तरह घायल है, इसलिए वह उसका ख्याल रखती है। उनकी बातचीत के दौरान मीका यासानो का जिक्र करती है। वह कहती है कि जब सब उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसने उसकी आंखों में शर्म देखी। काय को एहसास होता है कि मीका समझ गया है कि असल में क्या हुआ था। वह जल्दी से उससे कहता है कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता और उसे जाने के लिए कहता है। वह ये भी मानता है कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा। हालांकि वह कहता है कि उनकी दुनिया अलग है और वे एक साथ नहीं रह सकते। जल्द ही शोगुन का दिन बड़े जश्न के साथ आता है। एक औरत आती है जो जानी पहचानी लगती है। उसकी आंखें 2 अलग अलग रंगों की हैं, बिल्कुल जंगल में दिखने वाली लोमड़ी की तरह। काय को यह शक वाला लगता है और वह ओइशी को बताने जाता है। उनमें से किसी को भी पता नहीं चलता कि ओइशी का बेटा चिकारा चुपके से उनकी बातें सुन रहा है। काय चेतावनी देता है कि उनके बीच एक चुड़ैल है। हालांकि ओइशी उसे याद दिलाता है कि सिर्फ राक्षसी चुड़ैल का म्यूजिक असली रूप देख सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? अगले दिन फेस्टिवल फिर से शुरू हुआ और लॉर्ड किरा वहां पहुंचे। उन्होंने लॉर्ड यासानो से प्यार से बात की, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। किरा ने कहा, वाह, आपके यहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी है। गुस्से में यासानो ने जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि वह मेरी बेटी है? इज्जत से बात करो। म्यूजिक इस टेंशन वाली बातचीत के बाद दोनों राज्यों के बीच मुकाबले का समय आ गया। लॉर्ड किरा का योद्धा बहुत बढ़िया था। हर कोई उसकी स्किल्स से बहुत इंप्रेस हुआ। किरा ने मीका से मजाक में कहा, डरो मत, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता ने जो योद्धा चुना है वह भी उतना ही ताकतवर है। हालांकि किसी को भी अपने फाइटर पर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि उसके पिता ने यासानो को चुना था, यह मानते हुए कि उसी ने 6 आंखों वाले जानवर को मारा था। सभी को यकीन था कि यासानो आएगा, लेकिन लड़ाई से ठीक पहले रहस्यमयी लोमड़ी उससे मिलने आए और उसके बाद वह अजीब तरह से अलग लग रहा था। जब मैसेंजर उसे बुलाने आया तो यासानो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं लग रहा था। काय ने सुझाव दिया कि किसी और को बुलाया जाए, लेकिन अब समय नहीं बचा था। अगर उनका योद्धा जल्दी नहीं आया तो उन्हें बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सम्राट की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। इस लड़ाई में सिर्फ एक समुराई को हिस्सा लेने की इजाजत थी और दोनों में से किसी के पास भी ऑफिशियली यह टाइटल नहीं था। हालांकि समुराई मास्क पहनकर लड़ते थे। मास्क के पीछे किसी को पता नहीं चलता कि लड़ने वाला सच में यासानो है या नहीं। सब इंतजार करते रहे। भीड़ बेचैन होने लगी। शोगुन ने अपने नौकर से लॉर्ड असानो से गायब योद्धा के बारे में पूछने को कहा। तभी एक्को का योद्धा आखिरकार आ गया। उसकी एंट्री उसके दुश्मन जितनी जबरदस्त नहीं थी, लेकिन सभी को राहत मिली कि कम से कम कोई तो आया। वह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। किरा के योद्धा ने जल्दी ही बेचारे योद्धा को हरा दिया। फिर एक ही तीर के वार से सबके सामने मास्क गिर गया और पूरी भीड़ हैरान रह गई। शोगुन ने तुरंत लड़ाई रोक दी और आगे बढ़ा। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि काय समुराई नहीं था। शोगुन ने विरोधी योद्धा को उसे खत्म करने का आदेश दिया। मिका डर गया और काय के सामने बचाव करते हुए खड़ा हो गया। लॉर्ड यासानो ने हर चीज के लिए माफी मांगी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि अगर किसी को सजा मिलनी ही है तो सजा उसे मिलनी चाहिए। शोगुन मान गया और सजा का फैसला लोगों पर छोड़ दिया। उसी शाम चुड़ैल ने लॉर्ड किरा के सामने अपना प्लान बताया। उसने बताया कि कैसे उसने पहले ही लॉर्ड असानो का पक्ष कमजोर कर दिया था। म्यूजिक उसने कहा कि यह सही समय था क्योंकि असानो पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ उठाए हुए था। अपने जादू का इस्तेमाल करके उसने एक मकड़ी बनाई। म्यूजिक सोचो उसकी कितनी आंखें थी। हाँ, ये फिर से वही डरावना 6 आंखों वाला जीव था। अब यह साफ हो गया कि पहला जानवर कहां से आया था। मकड़ी यासानो के पास गई और उसे जहरीले डंक से जहर दे दिया। यासानो हैरान होकर उठा और उसे वहम होने लगा कि किरा मिका पर हमला कर रही है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी आंखें निकाल ली। तलवार, लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में था। लेकिन किरा पर उसने जो हमला किया वह उसके आसपास के सभी लोगों को दिख रहा था।
समुराई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, जबकि कीरा पूरी तरह से लाचार होने का नाटक कर रहा था। यासानो को इस घटना के लिए मौत की सजा म्यूजिक दी गई क्योंकि उसने एक मेहमान पर हमला किया था, लेकिन उसकी इज्जत और रुतबे की वजह से उसे अपनी जान लेने का मौका दिया गया। बाद में यासानो ने ओइशी से कहा कि यह फांसी से बेहतर है। ओइशी ने कहा कि यह गलत है और पूछा कि उसकी क्या गलती थी। उसने कहा कि यासानो किसी और के कंट्रोल में था, लेकिन यासानो को अब सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने की फिक्र थी। उसके बाद वह मीका को अलविदा कहने गया। उसने उससे कहा कि वह रोए नहीं और दूसरों के सामने कमजोरी न दिखाए। फिर वह ओइशी के साथ आखिरी जगह पर गया। ओइशी ने उसके लिए तलवार तैयार की और साफ की। काई अभी भी अपनी चोटों से ठीक हो रहा था, लेकिन यासानो का अंत देखने के लिए बाकी सभी लोग मौजूद थे। समुराई उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। ओइशी ने उन्हें रोका और कहा कि अभी लड़ाई शुरू करने से सबको खतरा होगा। सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि किसान और गांव वाले भी परेशान होंगे। उसने उन्हें याद दिलाया कि एक योद्धा का पहला फर्ज दूसरों की रक्षा करना होता है। मिका ने शोगुन से कहा कि यासानो की इकलौती बेटी होने के नाते वह अपनी शादी तक इस इलाके की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। उसी पल से लॉर्ड कीरा को इलाके का शासक बन जाएगा। मिका को 1 साल का दुख मनाने का समय दिया गया। उसके बाद उसकी शादी कीरा से हो जाएगी। शोगुन ने ओइशी और यासानो के बाकी सैनिकों को बताया कि वे अब समुराई नहीं रहे, वे रोनिन बन गए थे, जिसका मतलब है बिना मालिक वाले योद्धा। उसने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें बदला लेने की इजाजत नहीं है। म्यूजिक पावर मिलने के बाद कीरा का पहला ऑर्डर था कि वह अपनी जमीन से सभी रोनिन को निकाल दे। उसने ऐलान किया कि अगर वहां कोई रोनिन मिला तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर मीका टूट गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। काय को रस्सियों से वहां घसीटा गया। कीरा ने अपनी होने वाली दुल्हन से कहा कि वह उसे आखिरी बार देख ले और कहा कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। फिर कीरा ने अपने एक आदमी को बुलाया और पूछा कि ओइशी के साथ क्या किया जाए। क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए ओइशी को जेल में डाल दिया गया। वह पूरे 1 साल तक वहां रहा। एक दिन भारी बारिश के दौरान उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया और कमजोर हालत में वहीं छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़कर उसके पास गए और उसे गर्म खाना दिया। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनके सभी लोग पहले ही अक्को इलाका छोड़ चुके हैं। इस बीच मीका को शादी की तैयारी के लिए महल ले जाया गया, क्योंकि 1 साल का शोक खत्म होने वाला था। ओइशी ने पूछा कि काय का क्या हुआ। एक शिकारी ने उसे बताया कि काय को कहीं दूर गुलाम के तौर पर बेच दिया गया है। सब कुछ सुनने के बाद ओइशी खड़ा हुआ और लड़के से कहा कि तुरंत 3 घोड़ों की जरूरत है। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ओइशी ने उससे कहा कि वही ये बात फैला देखी, उनका अब तलाक हो गया है। उसने समझाया कि कुछ मामले बहुत जरूरी थे और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। ओइशी ने उसे अलविदा कहा। उसने चिकारा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर घोड़े पर सवार होकर निकल गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिरकार काय मिल गया। काय बहुत बुरी हालत में था। उसे नशे में धुत आदमियों के एंटरटेनमेंट के लिए बेरहमी से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ओइशी एक कंटेस्टेंट के तौर पर फाइटिंग रिंग में आया था, क्योंकि काय से बात करने का यही एकमात्र तरीका था। पिछले 1 साल में काय एक फाइटिंग मशीन से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था कि वह अब ओइशी को पहचान नहीं पा रहा था। ओइशी बार बार चिल्ला रहा था, यह मैं हूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन काय बिना रुके उस पर हमला करता रहा, जैसे सिर्फ उसका शरीर हिल रहा हो। अंदर से वह पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसमें अब कुछ भी सोचने या समझने की ताकत नहीं थी। हालांकि वह फिर से ठीक हो गया। मीका का नाम सुनकर उसे होश आया। उसके बाद वे दोनों खतरे से बचते हुए अखाड़े से भागने में कामयाब रहे। एक बार जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए तो म्यूजिक आखिरकार उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। अब तक उनका रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। काय अब पहले जैसा शांत और चुप रहने वाला इंसान नहीं रहा था। वह कठोर, गुस्सैल और जल्दी रिएक्ट करने वाला बन गया था। ओइशी ने माना कि उसे जादूगरनी के बारे में काय की चेतावनी पर भरोसा करना चाहिए था। उसे एहसास हुआ कि लॉर्ड कीरा ने धोखे से उनके मालिक को मरवा दिया था। अब ओइशी को काय की मदद की जरूरत थी। 1 साल जेल में बिताने के बाद उसकी सोच भी बदल गई थी। इस वजह से वह काय के साथ इज्जत से पेश आने लगा। इसी बीच दूर देश से एक खबर लेकर कीरा के महल में एक मैसेंजर आया। उसने बताया कि जिस फाइटर को उन्होंने बेचा था वह एक समुराई की मदद से भाग गया था। ये सुनकर म्यूजिक कीरा ने जादूगरनी को जल्द से जल्द ओइशी को ढूंढने का ऑर्डर दिया। वह ओइशी को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ काय और ओइशी म्यूजिक एक तालाब पर पहुंचे जहां चिकारा उनका इंतजार कर रहा था। चिकारा ने ओइशी के सभी वफादार आदमियों को वहां इकट्ठा किया था। उसने बताया कि उसके पास एक प्लान है। हालांकि ये प्लान शोगुन के ऑर्डर के खिलाफ था। इसका मतलब था कि जो कोई भी इसमें शामिल होगा वह अपनी जान जोखिम में डालेगा। जैसे ही उसने बताया कि उनका मकसद लॉर्ड कीरा को खत्म करना है, सभी ने पक्के इरादे से खुशी मनाई। म्यूजिक वे सभी प्लान मानने के लिए राजी हो गए। किले पर कड़ी सुरक्षा थी। वहां बहुत सारे सैनिक और कड़ी सिक्योरिटी थी। उन्हें यह पता लगाना था कि कीरा मंदिर जाने के लिए कब निकलेगा। उन्हें और आदमियों और हथियारों की भी जरूरत थी। ओइशी ने ये काम अपने साथियों को सौंपे। उनमें से एक आदमी काय पर गुस्सा हो गया। उसने ये कहते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की कि काय समुराई नहीं है। ओइशी ने उसे रोका और कहा कि उनमें से कोई भी अब समुराई नहीं है। उसके बाद हर ग्रुप अपने तय मिशन पर चला गया। जल्द ही ओइशी और काय युत्सु नाम की जगह पर पहुंचे। ये गांव तलवार बनाने के लिए जाना जाता है। गांव सुनसान लग रहा था। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उनका सामना कुछ सैनिकों से हुआ तो ओइशी ने कहा कि वे किसान हैं जो तलवारें खरीदने आए हैं। सैनिकों ने जवाब दिया कि गांव अब भगवान कीरा का है। उन्होंने काय के हाथों को देखा और बताया कि वे किसान के हाथों जैसे नहीं लग रहे थे। काय को तुरंत खतरा समझ में आ गया और उसने सैनिकों पर हमला कर दिया। उसने उन्हें इतनी जल्दी हरा दिया कि बाकी लोग डर गए। फिर उन्होंने गिरे हुए सैनिकों से तलवारें इकट्ठा की। अब तक ये साफ हो गया था कि कीरा ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहां से हथियार पाना अब मुमकिन नहीं होगा। उस समय काय ने ओइशी को एक म्यूजिक राज बताया।
उसने कहा कि वे तेंदू जंगल में हथियार ढूंढ सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां वह रहस्यमयी म्यूजिक जीवों के बीच बड़ा हुआ था। उसने ये भी कसम खाई कि वह उसे दिया गया जादू कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। ओइशी को ये पसंद नहीं आया। भूतों वाली उसकी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने किसी भी कीमत पर बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था। तभी उसका एक आदमी लॉर्ड कीरा के अगले सफर के बारे में जानकारी लेकर आया। लेकिन एक रहस्यमयी और खूबसूरत औरत से मिलकर वह आदमी भटक गया। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। उसने उससे उसका नाम पूछा और उसे अपने जाल में और फंसा लिया। दूसरी तरफ ओइशी के आदमी सावधानी से जंगल में घुसे। उन्होंने उत्तरी रास्ते के बारे में पूछा और काय ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां आत्माएं रहती हैं। इसके बाद ओइशी और काय एक अंधेरी गुफा में घुस गए, जबकि म्यूजिक बाकी लोग बाहर ही रहे। काय ने समझाया कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ अंदर गए तो इससे आत्माएं नाराज हो जाएंगी। म्यूजिक उसने ओइशी को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी तलवार नहीं निकालनी चाहिए। उसने उसे हर हाल में अलर्ट रहने को कहा। गुफा के बाहर रोनिन ने काय के इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे म्यूजिक समझ नहीं पा रहे थे कि ओइशी उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। आपस में बात करने के बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें काय पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर था कि वह ओइशी को अंदर ले जाकर उसे मरवा सकता है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने गुफा में घुसने का फैसला किया, जबकि उन्हें सख्त मना किया गया था। इस बीच काय अकेले एक अंदर के कमरे में चला गया। जल्द ही उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। दोनों बाहरी दुनिया के बारे में बात करने लगे और यह भी कि काय जैसे लोगों के साथ कैसा बुरा बर्ताव होता है। म्यूजिक काय ने बताया कि कैसे उसे बिना किसी गलती के अपवित्र कहा गया और रिजेक्ट कर दिया गया। इसके उलट इस छिपी हुई दुनिया में उसे बिना किसी जजमेंट के स्वीकार कर लिया गया था। बाहरी कमरे में ओइशी अपने आदमियों के बर्ताव से हैरान था। हर कोई कंफ्यूज और परेशान लग रहा था। म्यूजिक अचानक उनमें से एक ने बिना किसी वजह के अपनी तलवार निकाल ली। एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय ओइशी के मन में एक आवाज गूंजी। वह उसे अपनी तलवार निकालने और अपने आदमियों को बचाने के लिए उकसाती रही। ओइशी ने विरोध करने की कोशिश की और बिना हथियार इस्तेमाल किए मदद करने की कोशिश की। जैसे जैसे उसका आदमी एक एक करके गिरते दिखे, फिर काय ने उनके बीच छिपी तलवार मांगी। आत्मा मान गई, लेकिन तभी जब काय उससे पहले उस तक पहुंच सके। दोनों एक ही समय में उसकी ओर कूदे। काय तेजी से आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले तलवार ले ली। म्यूजिक आत्मा ये देखकर खुश हुई कि काय की स्पीड कम नहीं हुई थी। इस बीच दूसरे कमरे में अफरा तफरी जारी रही। असल में ओइशी के आदमी कभी गुफा में नहीं गए थे। उसने जो कुछ भी देखा वह एक भ्रम था। यह ओइशी के डिसिप्लिन, म्यूजिक और विश्वास का टेस्ट था। जब काय लौटा तो वह अपने साथ कई तलवारें लाया। जल्द ही सभी रोनिन सुरक्षित बाहर आ गए। इसोगाई जरूरी खबर लेकर आया। उसने उन्हें बताया कि लॉर्ड कीरा उसी रात अपना घर छोड़ देंगे। ओइशी ने ध्यान से सुना, लेकिन वह ये देखने में नाकाम रहा कि इसोगाई की आंखें अजीब लग रही थीं। चिकारा लड़ाई में शामिल होना चाहता था, लेकिन ओइशी ने मना कर दिया। इस वजह से वह एक बुजुर्ग के साथ पीछे रह गया। जैसे ही रात हुई, रोनिन चुपचाप अपनी जगह पर आ गए। लंबे बालों वाला एक आदमी ओइशी का इंतजार करते हुए प्रार्थना करता हुआ दिखा। अचानक वो मुड़ा और खुद को वही जादूगरनी बताया। एक आसान से इशारे से उसने आसपास आग लगा दी। तुरंत अफरा तफरी फैल गई और ओइशी के कई आदमी मारे गए। किले के अंदर जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को एक तलवार दी और कहा कि यह कभी ओइशी की थी। फिर उसने मीका का मजाक उड़ाया और दावा किया कि उसने अकेले ही उसके पिता की बची हुई सेना को खत्म कर दिया था। उनकी बातचीत के दौरान जादूगरनी ने अपना एक खंजर मीका के पास छोड़ दिया। इससे मीका को एक आइडिया आया। इस बीच रोनिन कैंप में यह साफ हो गया कि जादूगरनी गलत थी। हालांकि कई लोग घायल हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच गए थे। ओइशी ने माना कि देरी उसकी गलती थी। म्यूजिक उसने कहा कि उन्हें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब उसने कहा उन्हें जीत, म्यूजिक या हार की परवाह किए बिना तुरंत बदला लेना चाहिए। भले ही वे मरे, ये सम्मान के साथ होना चाहिए। फिर काय ने कहा कि वे अभी भी वह काम पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने शुरू किया था। उसने बताया कि अब उन्हें एक फायदा है, क्योंकि कीरा को लगता था कि वे सब मर चुके हैं। उसने आगे कहा कि उन्हें अगली म्यूजिक सुबह हमला करने का एक और मौका मिलेगा। रास्ते में काय ने परफॉर्मर्स के एक ग्रुप को पहचान लिया। उसकी टीम ने उस इलाके में पहले भी परफॉर्म किया था। जब उन्हें रोका गया तो एक परफॉर्मर ने कहा कि वे लॉर्ड कीरा की शादी में एक नाटक पेश करने जा रहे हैं। ये सुनकर रोनिन ने एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। वे समझ गए थे कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वे वापस न लौटें। वे खतरे और अपनी जान जाने की संभावना से पूरी तरह वाकिफ थे। अपने मकसद को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी कहानी लिख ली ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्यों किया। काय समेत सभी ने उस पर साइन कर दिए। अब तक काय को बाहरी नहीं माना जाता था। यासुनो ने भी सबको सच बता दिया। उसने माना कि काय ने ही 6 आंखों वाले जीव को मारा था, उसने नहीं। देर होने पर भी उसने माफी मांगी। उसने ये भी कहा कि एक सच्चा समुराई हमेशा 2 तलवारें रखता है। फिर उसने अपनी दूसरी तलवार काय को दे दी। उस रात एक बड़ा इवेंट हुआ। कीरा के किले पर कई सैनिकों की कड़ी सुरक्षा थी। कलाकारों को मेन गेट से अंदर आने दिया गया। उनके बीच काय और ओइशी बिना किसी की नजर में आए चुपचाप अंदर चले गए। जल्द ही मीका को शादी के कपड़े पहनाकर कीरा के सामने लाया गया। जैसे ही वे दोनों अपनी जगह पर बैठे, परफॉर्मेंस शुरू हो गई। जब सब लोग नाटक पर ध्यान दे रहे थे, रोनिन ने ध्यान भटकाने वाले तरीके का फायदा उठाया। वे किले की दीवारों पर चढ़ गए और चुपचाप गार्ड्स को खत्म करने लगे। उन्होंने ध्यान से और अच्छे से काम किया ताकि किसी को कुछ शक न हो। हर बार जब कोई गार्ड म्यूजिक हटाया जाता तो उनमें से एक उसकी जगह ऐसे ले लेता जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्टेज पर परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस का मनोरंजन होता रहा, लेकिन जादूगरनी को अचानक म्यूजिक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ओइशी किले के अंदर भेष बदलकर मौजूद था। वह सावधानी से चलने लगा और अपने प्लान को पूरा करने लगा। एक साथ 3 गार्ड से निपटते समय कुछ गड़बड़ हो गई। उनमें से एक ने तीर चला दिया जो ओइशी के हाथ को छू गया, लेकिन कीरा पर हमला करने की उसकी कोशिश नाकाम रही।
लॉर्ड किरा के आदमियों ने उसे और मीका को तेजी से दूर ले जाकर आने वाले तीरों से बचाया। रोनिन उनका पीछा करते रहे। अब तक पूरे किले में लड़ाई छिड़ चुकी थी। काय अकेले ही कई दुश्मनों से लड़ रहा था। लॉर्ड किरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को रोनिन का सामना करने के लिए भेजा। उसे देखकर सब डर गए। वे जानते थे कि वह बहुत ताकतवर है। उसी समय रोनिन में से एक ने हथियारों के कमरे में जलता हुआ पाउडर फेंका। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। किरा का सबसे खास योद्धा धमाके में मारा गया। जादूगरनी ने तुरंत अपना रूप बदला और मौके से भाग गई। संगीत मौका पाकर मीका ने अपनी शादी की पोशाक में छिपा खंजर निकाला और किरा पर हमला कर दिया। संगीत हालांकि जब उससे लगा कि वह उसे हरा नहीं सकती तो वह भाग गई। पूरा किला युद्ध के मैदान में बदल गया था। सभी रोनिन पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद काय और मीका एक दूसरे को ढूंढते हैं। काय ने कहा कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। उस समय जादूगरनी वापस आ गई। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल अजगर में बदल गई। काय ने घोषणा की कि वह उससे डरता नहीं है। प्राणी ने उस पर आग की लपटों से हमला किया। अपनी विशेष तलवार की मदद से काय ने उसके हमलों को रोका और वापस हमला करना जारी रखा। इस बीच ओइशी और किरा के बीच केवल एक पतली दीवार बची थी। दोनों ने एक ही समय में इसे तोड़ दिया। उनके बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हर एक कौशल और ताकत में एक दूसरे से मेल खाता था। जादूगरनी के साथ अपनी लड़ाई के दौरान संगीत काय ने अपनी तलवार खो दी। वह जीव गिर गया और धीरे धीरे वापस जादूगरनी में बदलने लगा। हमला इतना जोरदार था कि उसकी मौत हो गई। किले के अंदर ओइशी ने आखिरकार किरा को हरा दिया। सबके सामने उसने उससे मारकर लड़ाई खत्म कर दी। किरा की मौत के साथ उसके सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद सभी 47 रोनिन राजकुमारी मीका के साथ को लौट आए। वे असानो की कब्र पर गए और उसकी तलवार वहां रख दी। ओइशी ने ऐलान किया कि उनका बदला पूरा हो गया है। आखिर में मीका ने काय के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।